आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने प्रसारक और लेखक भारतेंदु विमल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे भी प्रसन्नता है आपके पास आकर और विविध भारती के स्टूडियो में आकर के। ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव है। धन्यवाद। जिन लोगों का रेडियो से नाता रहा है भारतेंदु जी, जो अलग अलग रेडियो चैनल सुनते रहे हैं, वो आपकी इस आवाज़ को पहचान गए होंगे कि एक बहुत ही मशहूर रेडियो चैनल बीबीसी के लिए आप बरसों बरस काम करते रहे हैं। तो जाहिर है कि विविध भारती पर आना भी आपके लिए बड़ा रोमांचक होगा। कैसा लग रहा है? बड़ा दिलचस्प वाकया मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं भारत से लंदन गया तो उस समय मैं मुंबई में ही रहता था और मैंने अपना जीवन जो है काम एक अध्यापक के रूप में शुरू किया था और यहाँ पे मैं शिक्षण का कार्य, अध्यापन का कार्य कर रहा था। एक बार ऐसा भी मौका आया था कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में मैं यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ था विविध भारती में। हाँ, तो एक ऐसा लगा कि जो काम मैं यहाँ करना चाह रहा था मुंबई के अंदर, जैसे मैंने संस्कृत में एमए किया हुआ है, मैंने सोचा था कि कहीं किसी कॉलेज में लेक्चरशिप मिल जाए या कोई इस तरह के इंटरेस्ट थे, किसी अखबार में कोई काम मिले। सारे संपर्कों संबंधों के बावजूद वो संभव नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके फिर थोड़ा रास्ता मैंने अलग किया और बस यहाँ से निकल गए। दाना पानी जहाँ का होता है वहाँ खींच के ले जाता है। लंदन पहुँच गए। क्या बात है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और लंदन जाने से पहले मुंबई किस तरह से आए थे, ये पूरी गाथा बताइए। आपको खिचड़ी अच्छी लगती है? तो बिल्कुल। मैं खिचड़ी हूँ क्योंकि अच्छा। मेरे पिताजी जो थे वो पंजाब से थे जी। और मेरी माँ जो थी वो यूपी से थी। हाँ। तो इसलिए पंजाब और यूपी की खिचड़ी हूँ। तो इसलिए आप जहाँ का भी मानिए वहाँ का मान लीजिए। लेकिन यह है कि मातृभाषा या पितृभाषा कहिए, वो पंजाबी होते हुए भी कभी मैं पंजाब में ना तो रहा हूँ, ना हमारे घर में व्यक्तिगत रूप से पंजाबी कहीं बोली भी नहीं जाती जी। तो जो भी मेरा काम रहा, शिक्षा रही, वो सारा का सारा हिंदी माध्यम से हुआ। संस्कृत में एमए किया तो इसलिए हिंदी ही मेरी मुख्य भाषा बनी। उसी में लिखना, पढ़ना, उसी में काम करना शुरू से कुछ ऐसा ही रहा है। तो आपकी परवरिश मुंबई में ही हुई है? परवरिश तो नहीं कह सकते, मैं बहुत घूमा फिरा हूँ। मेरे पिताजी संस्कृत के बहुत अच्छे स्कॉलर, विद्वान थे। मेरी माँ भी संस्कृत की विदुषी थी। तो उस तरह के उनके कार्य थे, कहीं पढ़ाना, अध्यापन या कहीं प्रेस वगैरह के काम में उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी ली थी। तो उनके साथ साथ घूमते रहे। यूपी में भी रहे, जिसमें देवरिया, बनारस, ये। और वैसे मेरी शिक्षा जो हुई फिर बाद में गुरुकुल में हुई। एटा में पढ़ा, वहाँ का स्नातक हुआ। उसके बाद हरिद्वार में जाकर महाविद्यालय ज्वालापुर से, उसके बाद कानपुर से मैंने संस्कृत में एमए किया। अच्छा। और अब आप पूछिए कि कब किया था। कब किया था? आश्चर्य होगा आपको ये जान करके कि मैंने एमए फाइनल का एग्जाम कानपुर से 1966 में दिया था। क्या अब आप हिसाब लगा लीजिए। बढ़िया। मुंबई कैसे आना हुआ था? जी, बड़ी दिलचस्प कहानी है वैसे अगर आप पूछे तो। मैं महाविद्यालय ज्वालापुर में पढ़ता था और उस समय में मैं स्नातक होने वाला था। एक फिल्म बन रही थी किशोर कुमार जी की, गंगा की लहरें। तो वो शूटिंग के लिए वहाँ आए थे। पूरा का पूरा उनका यूनिट आया हुआ था हरिद्वार में। और कुछ ऐसे संयोग बनते गए कि मैं उनके पास तक पहुँच गया, शूटिंग का भी हिस्सा बना, मतलब शूटिंग में उनके साथ रहा। और वो मुझे बोल गए, बोले कि अरे तुम मुंबई आना तो मुझे मिलना। हम तो राजा हो गए, बोले हमें तो हीरो ने बुलाया, किशोर कुमार ने बुलाया, अब हमें तो मुंबई जाना है। कहने का मतलब ये घूमने फिरने की दृष्टि से, उससे पहले मैं कभी आया नहीं था मुंबई। घूमने फिरने के लिए यहाँ आया था, पर मुंबई मुझे अच्छा लगा। मुड़ के चला तो मैं गया, स्नातक भी हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर मुंबई चला आया। एमए करना बाकी रह गया था, तो भी मैं आधा यहाँ रहता था, आधा कानपुर में चला जाता था और छात्रावास में रह करके पढ़ाई करता था। तो इस तरह से ये मुंबई आया मैं। लेकिन उसके बाद अच्छा मुझे लगा, तो फिर एमए करने के बाद भी मैंने कोशिश यहीं पे की। और कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल में मुझे जगह मिल गई, स्कूल में मेरी नियुक्ति हो गई, तो मैं यहाँ पर पढ़ाने लगा। और फिल्म संसार से कोई नाता नहीं रहा तब? फिल्म संसार से नाता इतना ही था कि लोगों से मिलना जुलना हुआ, तो उसमें संबंध बनते गए। लोगों का स्नेह मिला, कुछ पुराने लोग थे, उन परिवारों में आना जाना रहा। इंटरेस्ट मुझे बहुत था। तो एक्टिंग और लिखना फिल्मों के लिए ये सिलसिला बना तो किस तरह से बना और कब बना? जब धीरे धीरे करके मैं यहाँ से लंदन चला गया, तो एक्चुअली लंदन में ही मैं कहूँगा
कि इस तरह के मुझे मौके कुछ मिले। वहाँ पर कुछ जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की कुछ फिल्में बनती हैं तो उनमें मुझे इनवाइट किया, तो मैंने थोड़ा उनके साथ काम किया। उसके बाद कुछ भारत से यूनिट्स आती रहती हैं वहाँ, फिल्मों की भी, टेलीविज़न की भी। कहीं से उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, कहीं से उन्हें पता लगा, संपर्क किया, तो टीवी सीरियल्स में भी एक दो जगह काम कर लिया। इसी तरह से 2-4 फिल्मों में भी काम कर लिया। और कुछ मित्र थे जो यहाँ मुझे जानते थे, क्योंकि हमेशा आना जाना तो रहा ही है मेरा मुंबई में, और वो मित्रता भी मेरी बहाल रही, उन लोगों के साथ बनी रही। तो जब कभी उनका किसी प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ आना हुआ तो उन्होंने मुझे संपर्क किया, तो उनके साथ काम कर लिया। यहाँ पर भी वही बात है कि कभी मैं मुंबई जब आके रहा तो कुछ मित्र हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने अगर बुला लिया तो चले गए, कुछ उनके साथ काम कर लिया। तो इस तरह से कोई मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, कोई ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं फिल्मों में कोई एक्टर बन जाऊँ या राइटर बन जाऊँ। हाँ, दिलचस्पी ज़रूर रही। उद्देश्य ये था कि मैं कभी कुछ लिखूं, कभी कुछ करूं, तो एक कोई अपना प्रोजेक्ट करूं। और देखिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा, कभी संभव हुआ, तो थोड़ी बहुत कोशिश जारी है। अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो किसी दिन मेरी वो कामना भी पूरी होगी। क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये बीबीसी से आपका नाता किस तरह से जुड़ा था, क्योंकि ये वो दिन थे जब आप मुंबई में स्कूल में पढ़ा रहे थे। मुंबई से जब मैं लंदन गया, एक्चुअली मैं गया था केन्या होकर के। केन्या में मैं 5 साल रहा, वहाँ मेरा विवाह हुआ। और मेरी जो पत्नी थी गुजरात से बिलोंग करती थी, तो वो ब्रिटिश सिटीजन थी। तो शादी के बाद हमारी थोड़ी रस्साकशी रही। मैं कह रहा था मुझे भारत वापस जाना है, वो कह रही थी कि लंदन चलो, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, हम वहाँ जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि पहले भारत चलते हैं, तुम भारत चल के देख लो, क्योंकि वो यहाँ रही कभी नहीं थी। और हम यहाँ आ गए, 3 महीने तक घूमे फिरे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी बात मान ली, हम 3 महीने यहाँ घूमे फिरे, हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हम ये भी फैसला नहीं कर सकते कि हमें यहाँ रहना है। अब आप मेरे कहने से लंदन चलो, वहाँ पे कुछ टाइम रह के देख लो, अगर आपको वहाँ अच्छा लगेगा तो हम वहाँ रहेंगे, नहीं तो यहाँ आ जाएंगे। तो हमने उनकी बात मान ली, फिर हम उनके साथ लंदन चले गए। बस यूँ कह लीजिए कि एक बार गए तो वहीं के हो गए। अच्छा। पहले 1 साल 2 साल कश्मकश चलती रही कि यहाँ रहें कि वापस भारत जाएं, लेकिन धीरे धीरे जब उनको भी जॉब मिल गया, मुझे भी जॉब मिल गया, फिर मेरे बेटे का जन्म वहाँ हो गया, तो ये सब परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि जिनकी वजह से हमने ये फैसला किया। जी। बीबीसी का भी एक बड़ा संयोग था। एक्चुअली वहाँ पे मैं काम काज दूसरे कर रहा था। मैंने एक अखबार में भी थोड़ा काम किया, वहाँ हिंदी का एक अखबार था, उसके साथ थोड़ा काम किया। उसके अलावा दूसरी कोई छोटी मोटी नौकरियां भी ढूंढ रहा था, लेकिन अब मैं तो संस्कृत में एमए था, तो उससे कोई कैरियर बनाना मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। जी। लेकिन जिस समय मैं थोड़ा अस्थिर था काम काज को लेकर के, उस समय मेरी ओंकारनाथ श्रीवास्तव जी, जो बीबीसी में हमारे बहुत सीनियर थे, अच्छे लेखकों में उनका नाम है, बहुत बढ़िया प्रसारक माने जाते हैं जी। तो उनके घर मेरा जाना हुआ कि हमारे कोई रिश्तेदार थे जो आए थे और जो उनके घर पे रुके थे, उनसे मिलने में गया था। तब तक मुझे पता भी नहीं था, मैं सुना करता था कभी कभी, लेकिन कहाँ है, कैसे होता है काम, मुझे कुछ पता नहीं था। ओंकार जी से जब परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि भी तुम्हारे जैसा व्यक्ति जिसकी हिंदी और संस्कृत की बैकग्राउंड है और तुम्हारी आवाज़ भी ठीक ठाक है, तुम्हें तो बीबीसी में आना चाहिए। मैंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं कहाँ कैसे आया जाता है, क्या करूँ मैं। तो बोले नहीं, आओ और आकर के काम करो हम लोगों के साथ में। तो धीरे धीरे ऐसे कुछ मौका बना, मैं वहाँ गया। फिर कैलाश जी हमारे उस समय में हिंदी के अध्यक्ष थे, उन्होंने ऑडिशन हमारा लिया, ऑडिशन के साथ साथ कुछ लिखने उखने को कहा, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम मीटिंग में विचार करके फिर आपको बता देंगे। तो उसी शाम को मुझे फ़ोन आ गया कि भाई आपने जो रिकॉर्डिंग की थी, हमने जो आपसे कहा था कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, बोले हम सबको इतना अच्छा लगा कि हम तो आज के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं उस चीज़ को। तो एक टॉक थी, उन दिनों विश्व भारती कार्यक्रम हुआ करता था, तो एक टॉक थी वो समीक्षात्मक, तो वो मैंने लिख करके रिकॉर्ड की थी अपनी आवाज़ में। तो वहाँ से बस उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। अगले दिन फिर उन्होंने बुलाया मुझे और कहा कि अब हम तुम्हारा रोटे में नाम लगा रहे हैं और जब जब ज़रूरत होगी तो बुलाते रहेंगे। तो इस तरह से एक फ्रीलांसर के तौर पे हमने ज्वाइन किया था। वो कितना रोमांचक दिन था जब पहली बार आपने काम करना शुरू किया था? रोमांचक बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे सबसे बड़ी निराशा ये हुई थी कि मेरा जो पहला ब्रॉडकास्ट था वो मुझे पता ही नहीं था कि ब्रॉडकास्ट आज होने वाला है।
ओहो। क्योंकि वो तो अगले दिन उन्होंने बताया ना कि भाई हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। जी। तो मुझे पता लगता तो मैं इसको बताता, उसको बताता, मैं सुनता, ये करता, वो करता, वो सब कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जब मैं जा करके बैठा और पहले दिन उनके साथ काम शुरू किया, और उस समय अक्सर होता ये था कि जो लोग नए आते थे एक्चुअली उनको रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में शुरू करवाते थे। जाहिर है। पर कुछ मुझ पर उन लोगों का ऐसा कॉन्फिडेंस था किसी वजह से कि मैंने जो शुरुआत की वो लाइव प्रोग्राम में की थी। क्या बात है। हाँ, आजकल प्रोग्राम मेरा पहला प्रोग्राम था उस रिकॉर्डिंग के बाद जिसमें मैंने शिरकत की थी, भागीदारी निभाई थी। एक व्यक्ति उसको प्रोड्यूस करता है और दूसरे 2-3 हम पार्टिसिपेंट्स होते हैं जी। एक व्यक्ति न्यूज़ करता है, 4-5 की टीम होती थी। तो हम पार्टिसिपेंट्स में थे कि भाई हमें कोई डिस्पैच दे दिया या कोई टॉक दे दी, उसको हमें अपने शब्दों में अपनी तरह से लिखना है। जितना समय सीमा होती है रेडियो में तो आपको पता है, सेकंड टू सेकंड हम लोगों को निभानी पड़ती है उस तरह के कार्यक्रमों में। तो इस तरह से मैंने आजकल से शुरुआत की थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि क्योंकि हमारे जो मैगजीन प्रोग्राम्स होते थे वो तो अक्सर रिकॉर्डेड होते थे सारे। जैसे उस समय नीलाब थे, अचला भी कर रही थी प्रोग्राम, हमारी सीनियर कलीग थी। तो नीलाब अश्क जो है स्पोर्ट्स प्रोग्राम किया करते थे। तो उन्होंने मुझे पहली बार कहा कि भाई चलो आप मेरे साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। मुझे अभी तक याद है, मोहम्मद अली पर उन्होंने एक पीस मुझे लिखने के लिए दिया जी। वो मैंने लिख के पढ़ा। तो उसके बाद हर कार्यक्रम के बाद, हर प्रोग्राम के बाद मीटिंग होती थी। मीटिंग में उन्होंने बहुत तारीफ की हमारी, बहुत अच्छा लगा लोगों को। तो कहने लगा कि यार तुम तो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करते हो। मैंने कहा भैया हमें तो स्पोर्ट्स की ABCD नहीं आती है। तो ये तो आवाज़ का खेल है, आपने जो कहा उसके हिसाब से हमने कर दिया। लेकिन हमने अपनी भाषा में, अपनी शैली में उसको थोड़ा सा किया था, लोगों को अच्छा लगा। तो कहने लगे भाई ये जाता है हमारा रिकॉर्डेड, अगर तुम वादा करो कि तुम रेगुलर आ सकते हो तो हम इसको लाइव करेंगे। हमने कहा करो आप। बस अगले हफ्ते से लाइव हो गया वो प्रोग्राम। तो इस तरह से धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगा, हमसे संबंध भी अच्छे बने। सब लोग चाहते थे कि मैं उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लूं। तो मैं एक फ्रीलांसर के तौर पर इस तरह कई सारे कार्यक्रमों का हिस्सा बन गया। जो भी प्रोग्राम वहाँ होते थे, मैगजीन प्रोग्राम्स हों या लाइव प्रोग्राम्स हों, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें मैंने काम ना किया हो। एक खास तरह की शैली है बोलने की, और चूंकि रेडियो के किसी पूर्ववर्ती अनुभव को लेकर नहीं गए थे, तो आपके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती थी उस शैली के मुताबिक, उस कार्य संस्कृति के मुताबिक अपने आप को ढाल लेने की? बोलने में मुझे समस्या नहीं थी। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि बचपन से, तकरीबन 10-12 साल की उम्र से मुझे ऐसे मौके मिलते रहे कि जहां मैं स्टेज पर पब्लिक में कुछ न कुछ बोलता रहा। जैसे कोई वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्रों के तौर पे, स्कूलों की जो होती थी उनमें, गुरुकुलों की होती थी उनमें, उसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स, इस तरह की बहुत सी जगहों पर मतलब बोलता मैं काफ़ी था स्टेज पर। तो वो हिचक मेरे अंदर नहीं थी। आवाज़ अपनी होती है, भाषा आपकी अपनी होती है, शैली आपकी अपनी होती है, वो आप दूसरों की सुन के, पढ़ के धीरे धीरे विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। किसी को शैली के लिए बहुत जल्दी ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, वो थोड़ा सा तो नेचुरल होता है, ये तो मानना पड़ेगा। वो तो बाकायदा आपकी अपनी शख्सियत का हिस्सा होता है। तो भाषा की भी वही बात है। मैं हमेशा से इस पक्ष में रहा कि हालांकि मेरी बैकग्राउंड संस्कृत की है, मैं तो संस्कृत में पोइट्री भी लिखता था। ओहो। और आज भी थोड़ा उतना अभ्यास नहीं है, लिख सकता हूँ। लेकिन मान्यता मेरी हमेशा से ये रही है कि ब्रॉडकास्ट में, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो या चाहे टेलीविज़न पे प्रसारण हो, उसमें भाषा बहुत संस्कृत निष्ठ नहीं होनी चाहिए। जी, बोलचाल की हाँ, भाषा। बोलचाल मतलब जहां तक हो सके थोड़ा सरल हो, ताकि जो हम कह रहे हैं वो इंसान को समझ में तो आए कि मैं कह क्या रहा हूँ। मैं अगर संस्कृत में बोलना चाहूँ, किसी को कुछ पल्ले ना पड़े, तो उसका फायदा क्या है। जी। तो वो मेरा प्रयास जरूर रहा। आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी कुछ बातें रह गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो दोस्तों, जाने माने प्रसारक और लेखक भारतेंदु विमल से बातचीत का ये सिलसिला अगले हफ्ते जारी रहेगा। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इनसे मिलिए।